अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आज के अखबार के साथ मैं हूँ रज़ा अब्बास और हमेशा की तरह कुछ आम मौज़ूआत के ऊपर आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमने देखा कि मुश्तरका इजलास होता है, उसके ऊपर हुकूमत अपनी जीत का दावा करती है और अपोजिशन जो है वो काफ़ी मायूस भी नज़र आती है। गो कि मुश्तरका इजलास के अंदर काफ़ी एहतजाज भी किया जाता है, तल्ख जुमलों का तबादला भी होता है, हाथापाई की भी नौबत आती है, मगर उसके तमाम चीज़ों के बावजूद हुकूमत जो है वो मुश्तरका इजलास के अंदर अपने जो 33 जो बिल्स हैं उनको मंजूर करवाने में वो कामयाब हो जाती है। अपोजिशन ने जो रद्दअमल दिया है कि हम इन कानून को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। बिलखसूस अगर बात की जाए इलेक्शन इस्लाहात के हवाले से, इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से जो बात हमारे सामने आई कि EVM के हवाले से हुकूमत का बड़ा जो मौक़िफ़ था वो वाज़ेह था कि हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल चाहते हैं और उस हवाले से उन्होंने बिल भी मंजूर करवा लिया। और अपोजिशन का ये कहना है कि ये जो आपने जो कानून पास करवाए हैं, बिल्स जो इलेक्शन इस्लाहात के हवाले से, इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से जो आपने जिन बिल्स को पास करवाया है, इस हवाले से आपने अपोजिशन को जो है वो लूप में नहीं लिया। अपोजिशन की रजामंदी इन तमाम चीज़ों के अंदर शामिल नहीं है। इससे पहले हमने ये देखा कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की जानिब से जो ज़िम्मेदारी आयद की जाती है नशे कौमी स्पीकर असद कैसर से कि वो अपोजिशन से जो है वो बात करें, डायलॉग करें, ख़त किताबत का सिलसिला भी जारी रहता है। मगर इस दौरान फिर उसके बाद एक ऐसी एकदम जो है वो मुश्तरका इजलास बुला लिया जाता है जिसके ऊपर शहबाज शरीफ की जानिब से भी ये कहा जाता है कि आपने ख़त किताबत हमसे की, आपने जो वादे हमसे किए, जो गुफ्तगू हमने की, हमने किसी न किसी नुक्ते के ऊपर पहुँचना था, मगर आपने उन तमाम चीज़ों को बालाए ताक रखा और आपने मुश्तरका इजलास जो है वो सदर मुमलिकत ने बुला लिया और इन तमाम कानून को आपने ज़बरदस्ती जो है वो धौंस दिया है। और आपने अक्सरियत की बिना के ऊपर जो यकीनी तौर पर हुकूमत के पास थी भी, उन्होंने ये तमाम बिल पास करवा लिए हैं और अब हुकूमत बड़ी पुरुम्मीद नज़र आ रही है, जबकि अपोजिशन काफ़ी एक बार फिर से एक स्टेप पीछे जाते हुए हमें नज़र आ रही है। पहले जो इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ात हमारे सामने आए थे उसके ऊपर भी हमने ये देखा कि अपोजिशन बड़ी मुतहरिक हुई कि अब इत्तेहादियों ने भी, हुकूमत के इत्तेहादियों ने भी तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं वो सामने रख दिए हैं और इस हवाले से PDM जो है ख़ुद को बड़ी एक मजबूत और पुरुम्मीद होती हुई हमें नज़र आ रही थी। इस हवाले से हम बात करेंगे तमाम चीज़ों के हवाले से भी और इसके साथ साथ हम बात करेंगे PDM की बिलखसूस तहरीक के ऊपर भी और पीपल्स पार्टी के किरदार के ऊपर भी। पीपल्स पार्टी ने एक अलग प्लेटफॉर्म से हुकूमत को टफ टाइम देने का ऐलान कर रखा है। मानसेरा और KP में भी इस हवाले से हमने ये देखा कि पेशावर में भी जलसों के ऐलानात हो रहे हैं। बिलावल भुट्टो ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि हमें इजाज़त मिलती है या नहीं मिलती, हम तो जलसा ज़रूर करेंगे, अपना पावर शो ज़रूर करेंगे। और इसके हवाले से PDM के हवाले से अगर हम बात करेंगे कि PDM भी काफ़ी मुल्क भर में जगह जगह मुख्तलिफ शहरों के अंदर रैलियाँ निकालती हुई हमें नज़र आ रही है। महंगाई के हवाले से भी अवाम में हिमायत हासिल करने की कोशिश कर रही है। मौलाना फजल रहमान ये कहते हैं कि जो बिल पास करवा लिए गए हैं हम इनको जूती की नोक पर रखते हैं। तो ये भी देखना होगा कि मौलाना के स्टेटमेंट की हैसियत क्या है, गो कि उनके पास भी ऐसा कोई इख्तियार है ही नहीं है, ना वो नेशनल असम्बली के जो है वो मेंबर हैं, तो उनके बयानात को किस हद तक सीरियस लिया जा सकता है, इन तमाम अमूर के ऊपर भी बात करेंगे। इसके साथ साथ हम बात करेंगे ओवरसीज़ के हवाले से भी। हुकूमत ये भी कहती है चूँकि हमारा इंतखाबी इस्लाहात के अंदर हमारा ये वादा भी था, हमारा ये बयानिया भी था और हमारा ये मौक़िफ़ रहा है कि इंतखाबी कैंपेन चलाने से पहले कि हमने जो बैरून मुल्क मुकीम जो हैं, गैर मुल्की जो पाकिस्तानी हैं, हमने उन्हें वोट का इख्तियार देना है, जो कि हमने दे दिया है। फवाद चौधरी साहब ये कहते हुए नज़र आते हैं कि हम इस कदम से एक कदम भी जो है, एक स्टेप से हम पीछे नहीं हटेंगे और अपने इस मौक़िफ़ के ऊपर बिल्कुल कायम है और हम ओवरसीज़ को जो इख्तियार हम वो देंगे। इन तमाम अमूर के ऊपर साथ साथ हम ये भी बात करेंगे। हमने देखा कि हालिया दिनों के अंदर जब एक TLP वाला मामला होता है, पहले वो जमात को कलअदम करार दिया जाता है, फिर कलअदम का टैग जो है वो हटा दिया जाता है, उनकी क़यादत को है जो वो काफ़ी अर्से से जेल में रखा जाता है, नज़रबंद किया जाता है और उस हवाले से रिहाई जो है वो भी यकीनी होती है। साद रिजवी की कल हमने देखा, ये भी एक अहम पेशरफ्त है। आखिर वो जो मायदा इनके दरमियान हुआ था हुकूमत के माबैन और TLP के माबैन, वो तो अब तक सामने ना आ सका। अलबत्ता ये ज़रूर है कि अली मोहम्मद ख़ान जो कि इन तमाम चीज़ों के अंदर शामिल थे, हिस्सा थे, उन्होंने ये कहा कि वो नुकात क्या है जो हुकूमत और TLP के दरमियान तय पाए हैं, उनका अमल दरामद होता हुआ आपको नज़र आएगा, मीडिया में रिपोर्ट होता हुआ नज़र आएगा। उसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि TLP और हुकूमत के माबैन क्या मुज़ाकरात हुए हैं। इसके साथ साथ मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल काफ़ी तशवीशनाक है। सर्च ऑपरेशन की आड़ में भारतीय रियासती दहशतगर्दी जारी है और मज़लूम और निहत्ते कश्मीरियों को निशाना बनाया जा रहा है और न सिर्फ निशाना बनाया जाता है बल्कि उनकी मैयतें उनके लवाहिकीन के हवाले भी नहीं की जाती। हम इन तमाम अमूर के ऊपर बात करेंगे और हमें वीडियो लिंक के ऊपर ज्वाइन किया है चौधरी शाहिद अजमल, सीनियर सहाफ़ी हैं। अजमल साहब, आपका बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले आगाज़ करते हैं कि मुश्तरका इजलास के हवाले से हुकूमत बड़ी पुरुम्मीद नज़र आ रही है, जो वो चाहती थी उन्होंने हासिल कर लिया और अपोजिशन अपने तमाम तर दावों के बावजूद नाकाम रही है, क्या कहेंगे इसके ऊपर?
असल में हुकूमत जब ये मुश्तरका इजलास पहले किया, बुलाने के बाद फिर हुकूमत ने उसको मुलतवी कर दिया, क्योंकि हुकूमत मौखर कर दिया। हुकूमत समझती थी कि उनके इत्तेहादी उनसे नाराज हो गए हैं और इत्तेहादियों ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। शायद इत्तेहादी अपने लिए कुछ मफादात हासिल करना चाहते होंगे, या जो भी उनके तहफ़्फ़ुज़ात थे, हुकूमत ने उनको आखिरकार दूर किया और 11 नवंबर को जो इजलास बुलाया जाना था उसको फिर 17 को आखिरकार तलब कर लिया गया। हम्म। 17 को जब इजलास बुलाया गया है, इजलास के अंदर हुकूमत उससे पहले, इजलास से एक दिन पहले वज़ीर आज़म इमरान खान ने खुद इत्तेहादियों से मुलाकातें की, उनके तहफ़्फ़ुज़ात को दूर किया। और इसके साथ साथ डॉक्टर बाबर अवान और फवाद चौधरी और परवेज खटक, शेख रशीद अहमद, वो भी इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने में बड़े फ़ाल नज़र आए। और आखिरकार जब तहफ़्फ़ुज़ात दूर हो गए और इजलास में सब लोग मौजूद थे, और की सबसे बड़ी कामयाबी ये थी कि हुकूमत के टोटल सेनेट और कान मिलाकर जो है वो 221 बनते हैं, हम्म। 222 बनते हैं। तो हुकूमत के 221 लोग इजलास के अंदर मौजूद थे। हम्म। सबसे बड़ी कामयाबी हुकूमत, जबकि अपोजिशन जो है जिसके 219 अरकान बनते हैं सेनेटर को मिला के, उनके 203 मौजूद थे। अपोजिशन अपने अरकान को ऐवान में मुकम्मल तौर पर ला ही नहीं सकी, हम्म। या शायद अपोजिशन जो है वो पहले ही ये समझ चुकी थी कि हुकूमत के अरकान बिल्कुल पूरे, यानी ये 100% हम इनको कह सकते हैं, अगर एक आध रुकन नहीं आया, 100% आ रहे हैं, तो उनको अपनी शिकस्त नजर आ गई थी, जिसकी वजह से वो अपोजिशन ने ये फैसला किया कि हम वहां एहतजाज करेंगे जब बिल पेश किए जाएंगे, और एहतजाज के बाद हम वॉकआउट करेंगे। जिसके बाद हुकूमत को, और हुकूमत ने भी, जब इजलास शुरू हुआ है, इजलास शुरू होते ही जिस तरह पीपल्स पार्टी के अब्दुल कादिर मंदोखेल और स्पीकर के दरमियान जो तलखलामी हुई बिलावल को बोलना देने पर, जी तो जी। स्पीकर और हुकूमत ने ये जज कर लिया अपोजिशन जो है वो एहतजाज की तरफ जाना चाहती है। हम्म। इसीलिए स्पीकर ने यह किया कि स्पीकर और अपोजिशन के दरमियान की तलखी जारी रही वक्फे वक्फे से पूरे इजलास के दौरान। तो हुकूमत ने अपोजिशन से मजबूर कर दिया कि वो वॉकआउट कर जाए और एहतजाज करते हुए असम्बली से बाहर चली जाए, जिसके बाद हुकूमत के लिए रास्ता खुला रह गया, और एक ही फरीक मौजूद था, दूसरा फरीक वॉकआउट करके चला गया था। उस दौरान उन्होंने मुकम्मल तौर पर जो है वो जितने बिल भी थे या जो, वो उनको पास करना शुरू कर दिया। जब अपोजिशन मौजूद ही ना हो और कोई एतराज करने वाला ना हो, और अपोजिशन की जो बिलों के अंदर तरमीम थी, उन तरमीम के ऊपर कोई बोलने वाला मौजूद नहीं था, तो हम्म। हुकूमत ने उसको, अब उससे अमल को तेजी से आगे बढ़ाना शुरू कर दिया, और स्पीकर असद कैसर ने खुद। अच्छा, शायद मुझे यहाँ ये बताइएगा कि हमने इससे पहले देखा कि अपोजिशन, जब इत्तेहादियों ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं वो सामने रखे, अपोजिशन बड़ी पुरुमीद नज़र आई। इस हवाले से आप इन तमाम चीज़ों को कैसे देखते हैं कि हुकूमत ने अपने इत्तेहादियों को भी मना लिया और जो बिल्स वो चाहते थे उन्होंने वो भी मंजूर करवा लिए? कितनी मुस्तहकम हुई है हुकूमत इस इक़दाम से? क्योंकि हमने इससे पहले देखा कि अपोजिशन तो ये बातें करती हुई नज़र आई कि 1 पेज फट चुका है, आज नहीं, कल नहीं, महीना नहीं, 2 महीना नहीं। तो आप इन तमाम सूरत हाल में हुकूमत को कितना मुस्तहकम देख रहे हैं? देखिए, अपोजिशन तो बार बार ये कह रही थी, और उन्होंने असेंबली के फ्लोर पर भी ये बात बार बार की, कि आप 19 तारीख से पहले पहले ये सब कुछ, ये पूरा अमल क्यों मुकम्मल कराना चाहते। हम्म। शायद अपोजिशन इस वो 19 के बाद वो जो 1 पेज है वो फट जाएगा, और हुकूमत जो है वो तनहा रह जाएगी। और हुकूमत ने भी 17 को इजलास बुला के 19 से पहले पहले पूरे अमल को मुकम्मल कर लिया। अब इसमें क्या हकीकत है कि 19 के बाद वाकई वो एक पेज फट जाना था जो एक पेज था, या रह जाना था। हम्म। अब ये सूरत हाल पैदा हो गई है कि इसके बाद हुकूमत जो है, हुकूमत में एक नई जान सी आ गई है। इससे पहले ये सही। था जब इत्तेहादी नाराज हुए, और उसके अलावा दूसरे मामलात, महंगाई की लहर जो मुल्क के अंदर पूरे अवाम को मुतासिर कर रही थी, हुकूमत बैकफुट पर चली गई थी और बहुत कमजोर हो गई थी, और उसकी जो पॉपुलैरिटी है उसमें बहुत कमी आ गई थी। तो हुकूमत को एक दफा दोबारा से जान हुकूमत में पड़ गई है, और हुकूमत जो है दोबारा अपने पांव पर खड़ी हो गई है। हम्म। और अपोजिशन बेशक इसके ऊपर शोर मचाती रहे कि जी, अब जो भी अपोजिशन अपने एतराजात करती रहे, लेकिन हुकूमत जो है वो सबसे बड़े, जो हुकूमत ने जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और बैरून मुल्क पाकिस्तान वोट का हक देने का जो बिल मंजूर कराया है, वो ऐसा बिल है कि ये हुकूमत का तहरीक इंसाफ के मंशूर का हिस्सा था कि हम गैर बैरून मुल्क जो पाकिस्तानी है उनको वोट का हक दिलवाएंगे। इस तरह उन्होंने बैरून मुल्क जो पाकिस्तानी है उनका दिल जीत लिया है। हम्म। अपोजिशन इस पर यह एतराज
कर रही है, नहीं मानेंगे ये एक तरफा है या ये इंतखाबी निज़ाम को करने की कोशिश की जा रही है, हम इसको भी ना मुस्तरद करते हैं। कल रहमान ने ये बयान दिया है और अपोजिशन ने इसको अदालत में चैलेंज करने का भी कहा है कि हम इसको अदालत में चैलेंज करेंगे। अदालत में चैलेंज होगा या इसका जो जो कुछ भी होगा, असल चीज ये है इस वक्त जो सूरत हाल है कि हुकूमत दोबारा से हुकूमत में जान आ गई है, हुकूमत मजबूत हो गई है और अपोजिशन को बैकफुट पर जाना पड़ा है और अपोजिशन को वाज़े तौर पर पार्लियामेंट के अंदर शिकस्त नजर आई है, जिसके बाद वफाकी वज़ीर इत्तलाफ फवाद चौधरी ने वाज़े तौर पर यह बयान दिया है कि अपोजिशन जो है उसको हमने शिकस्त फाश दी है और अपोजिशन को भी अब ये चाहिए कि वो इस पूरी सूरत, क्योंकि अपोजिशन ने बजाय इसके ये देखे कि इत्तेहादियों के क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं और उनको वो हुकूमत के साथ इत्तेहादी खड़े होंगे या नहीं होंगे, इस इजलास से पहले ये शोर मचाना शुरू कर दिए कि देखिए अब इत्तेहादी इनसे अलग हो गए, अब हुकूमत को शिकस्त हो जाए। इन्हें अपने को पहले से ही पूरा करना चाहिए था। अगर इत्तेहादियों में से किसी के साथ इनका राब्ता था तो इनको अपने उस पहलू पर काम करना चाहिए था और इत्तेहादियों को अगर ये अलग कर सकते, किसी एक पार्टी को भी अलग कर लेते तो हुकूमत को शिकस्त हो सकती थी। इस वक्त हुकूमत मजबूत पोजीशन में है, लेकिन दूसरी तरफ जो सूरत हाल है, मुल्क के अंदर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा, आपने देखा है कि अब वज़ीर आज़म ने एक दफा फिर बयान दिया है, वज़ीर खजाना ने भी, कि हमें वो ठीक है, महंगाई के हवाले से हम बात करेंगे। मैं आपसे फ़िलहाल ये जानना ये चाहूँगा कि हमने देखा कि जरदारी साहब की स्टेटमेंट ये आती है इस इजलास मुश्तरका इजलास के बाद, जब उनसे सवाल किया जाता है तो वो इसके जवाब में ये कहते हैं कि ये बीज तो उगाया जा रहा है, EVM मशीन के हवाले से उन्होंने बात की, लेकिन इसका जो फल है वो कोई और खाएगा। जबकि बिलावल भुट्टो की जो स्टेटमेंट है ईवान के अंदर, वो ये कहते हैं कि अगर आपने ये तय कर लिया है कि इलेक्शन ऐसे ही होने हैं तो पीपल्स पार्टी इसका बाइकआउट कर देगी। आपको लगता नहीं है कि दोनों एक ही जमात के दो अहदेदारान जो हैं, जो बानियान हैं, जो सारी इस पीपल्स पार्टी को जो चलाने वाले हैं, उनकी बयानात में किस हद तक तजाद है? देखें, फल कोई और खाएगा से मुराद, अब इस पे आसिफ अली जरदारी का बयान जो है, इसके पीछे दो तीन पहलुओं से हम इसको देख सकते हैं। ये भी हो सकता है वो ये समझते हो कि इसका फल जो है वो कोई और खाएगा, उससे मुराद वो एस्टेब्लिशमेंट का जिक्र कर रहे हो, लेकिन दूसरी तरफ वो ये भी कह सकते हैं, उनकी बात का ये मतलब भी हो सकता है कि फल जो है वो पीपल्स पार्टी खाएगी। जहां तक बिलावल भुट्टो जरदारी के बयान का ताल्लुक है, पीपल्स पार्टी ने एक दफा इलेक्शन का जी एक दफ़ा जो है पीपल्स पार्टी ने इन तमाम तर सूरत हाल के ऊपर हमने देखा कि इलेक्शन, अजमल साहब ये कहते हुए नज़र आए कि उन्होंने बाइकआउट किया है तमाम चीज़ों के ऊपर, और जरदारी साहब की जो स्टेटमेंट थी कि इन तमाम चीज़ों के जो बीज हुकूमत लगा रही है, इसके जो फल है वो कोई और खाएगा, ये भी स्टेटमेंट जो है हमें साद रफ़ी के हवाले से भी नज़र आई है। शायद साहब आपको आवाज़ आ रही है? जी आ रही है। जी कंटिन्यू कीजिएगा उसी सवाल को। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि जहां तक पीपल्स पार्टी इससे पहले एक दफा इलेक्शन का बाइकआउट कर चुकी है और उसका उन्हें बड़ा नुकसान उठाना पड़ा था कि वो इस अमल से जो है बल्दियाती अमल से बाहर हो गई थी। अब पीपल्स पार्टी कभी भी बाइकआउट का फैसला नहीं करेगी क्योंकि इससे पहले आपको याद होगा कि 2007 के इलेक्शन हुए थे, उसमें पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग, जमात इस्लामी, इमरान खान, सब ने जनरल परवेज मुशर्रफ के सदारत के नीचे इलेक्शन ना लड़ने का फैसला किया था। लेकिन उसके बाद पीपल्स पार्टी इलेक्शन में वापस आई, फिर नवाज शरीफ इलेक्शन में वापस आए, सब लोग इलेक्शन में वापस आ गए थे सिवाय जमात इस्लामी और इमरान, जिसका उनको सियासी नुकसान अभी तक उठाना पड़ रहा है। और इमरान खान शायद अगर वो इलेक्शन लड़ते तो इससे आज से 5 या 10 साल पहले वो इसमें कौमी असम्बली में मौजूद होते हैं। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि पीपल्स पार्टी कभी भी बाइकआउट की गलती नहीं करेगी। जहां तक EVM का ताल्लुक है, इलेक्शन कमीशन भी अभी तक इसमें शशोपंज में पड़ा हुआ है कि जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है ये हमने अभी तक खरीदनी है, इस पे कितने अखराजात आएंगे, इसका अभी तक ओपोजिशन का जो स्टेटमेंट है, जो वो ये बार बार इस चीज़ को दोहरा रहे हैं कि हम ये जो चीज़ें हैं ये सुप्रीम कोर्ट में लेकर जाएंगे। आप क्या समझते हैं कि कितना उनका ये जो केस है जो वो लेकर अदालत उज़्मा जाना चाहते हैं वो कितना पावरफुल होगा? ऐसा नहीं, हमारे सामने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जो प्रोसीडिंग है वो हमारे सामने है कि पार्लिमानी अमूर के ऊपर अदालतों के वाज़ेह मौक़िफ़ है कि हम मुदाखलत नहीं करेंगे। अगर ऐसा हो जाता है फिर अपोजिशन क्या करेगी? मेरे ख्याल में अपोजिशन
अगर कोर्ट में, वैसे तो अपोजिशन ने पहले ही इस इजलास से पहले दफा ऐलान किया था कि अगर दस्ती हम पर बिल ठोसे गए तो हम कोर्ट में जाएंगे, अदालत का रास्ता हम अपनाएंगे, और उसके ऊपर मुशावरत भी शुरू की गई थी। कहने का लेकिन यह है कि अगर सुप्रीम कोर्ट में से अपोजिशन रुजू करेगी तो उसमें जो पार्लियामेंट के अंदर जो कानून साजी हो चुकी है, शायद अदालत उसको तो ना देखे, लेकिन ईवीएम मशीनों के हवाले से जो मामलात हैं, और खसूसन जो कुलभूषण यादव को अपील का हक दिया गया है आलमी अदालत के फैसले के तहत जो कानून साजी हुई है, उसको लेकर शायद अपोजिशन जो है अदालत के अंदर अपना केस जो है वो लड़ सके। जहां तक ईवीएम का ताल्लुक है, तो ईवीएम की फराहमी और दीगर मामलात पर तो केस लड़ा जा सकता है कि ये देखें जी, आइंदा इलेक्शन में मुमकिन नहीं है कि इतनी जल्दी, क्योंकि ना इलेक्शन के हमले की तैयारी है, ना हमारे इंटरनेट की फराहमी है पूरे मुल्क के अंदर, हमारे हल्के उस तरह है, फिर दूर दराज इलाके हैं, वहां क्या होगा। इन चीजों को तो चैलेंज किया जा सकता है, लेकिन जो कानून साजी हो चुकी है उसको चैलेंज मेरे ख्याल में करना अपोजिशन के लिए मुमकिन नहीं होगा। अच्छा, जहां तक मजीद दूसरी बात है, देखिए हमारे मुल्क के जी 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 11 अगले इलेक्शन 11 करोड़ हमारे वोटर्स होंगे, जिसके लिए 11 करोड़ वोटर्स जो है, कम से कम हमें 11 करोड़ वोटर्स के लिए 1.5 करोड़ मशीनें खरीदनी पड़ेंगी। और ये भारत के अंदर ये तजुर्बा हो रहा है, उसके ऊपर अरबों रुपए के अखराजात हमारे होंगे। वो अखराजात कहाँ से होंगे, उसकी तैयारी अभी से शुरू। अब देखें, सेनेटर शिबली फराज जो हैं, जो वफाकी वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी हैं, उन्होंने कहा है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो वोटिंग मशीनों की तैयारी के हवाले से और इनकी खरीदारी के हवाले से जो है काम शुरू करे, और हमें बताया जाए, हम अपनी वजारत के तहत जो है इसको करते हैं। लेकिन अपोजिशन जो है, अपना इलेक्शन कमीशन जो है, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने जो कायमा कमेटी के अंदर कहा है, उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा है कि हम अभी इसके लिए मुकम्मल तौर पर तैयार ही नहीं है। हम जो है किस तरह इसको कर सकते हैं, ये अब इस मामले के ऊपर जब ये मामला अभी क्योंकि इलेक्शन का आपने देखा है, पिछले 1 साल से इलेक्शन कमीशन और हुकूमत सेम उसी तरह बयानबाजी का सिलसिला जारी है, जिस तरह कभी भी पिछले 5-7 सालों से मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और नैब के दरमियान जो सूरत हाल है वो चल रही है। उसी तरह इलेक्शन कमीशन और हुकूमत के दरमियान आपने देखा है कि एक शदीद कशीदगी पाई जाती है। तो क्योंकि वाले से अमल दरामद जो करना है और इन मशीनों को इस्तेमाल जो करना है, वो और एक काफ़ी ख़तीर रकम है जिसका जो तखमीना है वो बताया जा रहा है कि 300 अरब रुपए जो है इन तमाम अमूर के ऊपर ईवीएम के हवाले से जो है वो दरकार होंगे। मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि ईवीएम के हवाले से हुकूमत का ये जो मंशूर तो रहा है, पीटीआई का मंशूर रहा है कि हम इंतखाबी इस्लाहात की जो वो बातें वो कर रहे हैं। हुकूमत, मौजूदा जो हुकूमत है, ये पहले साल भी काफ़ी मजबूत नज़र आई, दूसरे साल भी काफ़ी मजबूत भी हमें नज़र आई, तीसरे साल में अपोजिशन, और फिर अभी जो रवां साल जो चल रहा है कि उसके हवाले से वन पेज फटने की भी जो बातें वो सामने आई। अगर हुकूमत के ये मंशूर में बिल्कुल वाज़ेह भी था, जैसे कि वो इलेक्शन कैंपेन में भी ऐलानात कर रहे थे, तो क्यों पहले साल ही इन तमाम चीज़ों को संजीदा नहीं लिया गया? क्यों अपोजिशन को लूप में नहीं लिया गया, उनसे बात नहीं की गई? अगर पहले साल आप डायलॉग कर लेते, दूसरे साल ही ऐसी चीज़ें कर लेते, ताकि टाइम तो होता इन तमाम चीज़ों की इम्प्लीमेंट करने में। मैं थोड़ी सी गलत बात कह गया कि 1.5 करोड़ मशीनें भारत ने अपने पिछले इलेक्शन में खरीदी थी, जिस पर 126 अरब रुपए खर्च आए थे। तो पाकिस्तान को 11 करोड़ वोटरों के हवाले लिहाज से जो है खरीदनी पड़ेंगी। अच्छा, दूसरी जो बात आप अपोजिशन से बातचीत की कर रहे हैं हुकूमत की, उसमें ये बात है कि हुकूमत ने अपने, आपको याद होगा, हुकूमत ने इक़्तिदार में आते ही इंतखाबी इस्लाहात के लिए एक पार्लिमानी कमेटी तश्कील दी थी, और उस कमेटी के तहत अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान बातचीत शुरू हुआ। लेकिन बाद में यह हुआ कि उस कमेटी का इजलास ही नहीं हो सका, और वो कमेटी जो है गैर फाल होकर रह गई। उसके बाद अब यह था कि पिछले 1 साल के अंदर फिर दोबारा स्पीकर ने एक कमेटी बनाई, उस कमेटी में तमाम जमातों को नुमाइंदगी दी गई और उसके ऊपर बातचीत का अमल शुरू किया गया। इवन के इस इजलास से 2 दिन पहले डॉक्टर बाबर आवान जो मुशीर पार्लिमानी अमूर हैं, उनसे मेरी खुद मुलाकात हुई। तो उस मुलाकात में उन्होंने कहा कि हुकूमत, अपोजिशन जो है, इजलास की रात तक और अगली सुबह तक भी अगर हमारे पास अपनी कोई तरमीम या सिफारिशात लेके आए तो हम उस पर गौर करने के लिए तैयार हैं। अपोजिशन ने यह किया कि जब मुश्तरका अपोजिशन ने, जिसमें पीपल्स पार्टी भी शामिल है, इनका इजलास हुआ
अपोजिशन लीडर मियां शहबाज शरीफ की क़यादत में, सरबराही में अपोजिशन चैम्बर के अंदर, उसके बाद ये हुआ कि इन्होंने एक स्टीयरिंग कमेटी बनाई जिसमें तमाम अपोजिशन के लोगों की नुमाइंदगी मौजूद है। स्टीयरिंग कमेटी के अंदर जब स्पीकर ने मियां शहबाज शरीफ को खत लिखा कि आप आए और हम मिल बैठकर ये जो कानून साजी मुश्तरका पार्लियामेंट के इजलास में होनी जा रही है, हम इसके ऊपर बातचीत कर लें और मिल बैठकर हम इस मामला को निपटाएं, तो स्टीयरिंग कमेटी, शहबाज शरीफ ने वो खत स्टीयरिंग कमेटी के हवाले कर दिया और स्टीयरिंग कमेटी ने उसका जवाबी खत एक स्पीकर को लिखा। वो मीडिया ठीक के है अंदर शायद तो साहब, वो खत यहीं छाया से हुआ मीडिया। गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। यहाँ एक ब्रेक का कहा जा रहा है, नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद नाज़रीन प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहेंगे और हम बात कर रहे थे कि मुश्तरका इजलास के हवाले से जो हुकूमत ने 33 बिल पास करवाए हैं और इसमें अहम सबसे इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से, EVM के हवाले से, हम तमाम अमूर के ऊपर हम बात कर रहे हैं। शायद अजमल साहब से सीनियर साफ़ी हैं, वीडियो लिंक पे हमारे साथ मौजूद है। शायद साहब, हमने तो ये देखा है कि यही प्रैक्टिस रही है कि कौमी असम्बली से अगर कोई बिल पास हो जाता है तो उसके बाद वो सेनेट में भी जाता है मंजूरी के लिए। अगर सेनेट से रिजेक्ट हो जाता है तो वो वापस कौमी असम्बली में आता है। ऐसा अगर सिलसिला जो है वो 1 या 2 बार प्रैक्टिस चलती है। मगर इस हुकूमत ने सेनेट के अंदर, बाबर अवान साहब ने जिस तरह कि उन्होंने कहा कि ये सेनेट के अंदर ये बिल पड़ा हुआ है, तो पड़ा रहने से तो काफ़ी नहीं होगा, आप उसको कम से कम रिजेक्ट ही करवा लेते, वो वापस कौमी असम्बली में ही आ जाता EVM के हवाले से। तो ऐसी कोई चीज़ हमें होती हुई नज़र नहीं आई और हुकूमत ने मुश्तरका इजलास बुलाने का ऐलान कर दिया। आपको लगता है कि ये कानूनी तौर पर एक अहम नुकता होगा अपोजिशन के पास जिसे अदालत उस्मा में चैलेंज किया जा सकता है? देखिए, वो होता तो ऐसे ही है कि इससे सबसे पहले ये बिल जो होता है वो कौमी असम्बली से मंजूरी ली जाती है, कौमी असम्बली के बाद वो सेनेट में जाता है। सेनेट से वो मंजूर हो जाए तो वो बिल कानून बन जाता है। अगर वो सेनेट से मंजूर नहीं होता तो वापस कौमी असम्बली में आता है, फिर कौमी असम्बली उसको मुश्तरका इजलास देती है कि ये कौमी असम्बली, ये सेनेट, ये मुश्तरका इजलास में इसको भिजवाया जाए और वहां जेर गौर लाकर इसकी मंजूरी के लिए इसको पेश किया जाए। इसमें ये थोड़ा सा मामला है। इस तरह के चंद पॉइंट्स हैं जिसको लेकर अपोजिशन अदालत के अंदर खड़ी होगी, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि अपोजिशन के पास इसके कुछ स्ट्रॉन्ग होगा, क्योंकि आपने देखा है कि 60 नुकाती एजेंडा था मुश्तरका इजलास का, जिसमें 28 बिल मौजूद थे। हुकूमत ने जब वो 60 नुकाती एजेंडा मुकम्मल हुआ तो हुकूमत ने साथ ही एक सप्लीमेंट्री एजेंडा जो है जिसमें 5 बिल मजीद, जिसमें एक नैब का बिल भी है, शामिल करके 5 मजीद मंजूर करा लिए, जिनकी मंजूरी कौमी असम्बली से ली ही नहीं गई थी कि उनको सेनेट के मुश्तरका इजलास में मंजूरी के लिए भेजा जाए। तो लेकिन आईनी तौर पर कानून जो रूल्स हैं, रूल्स के तहत ये मामला इस तरह चलाया जा सकता है, इसमें कोई खास बात नहीं है। यही एतराज बिलावल भुट्टो ने अब इजलास शुरू होते ही किया था कि आपको जो है 222 मेंबरान यहाँ पूरे करने पड़ेंगे, उसके बाद आप यहाँ से मंजूरी ले सकते हैं। उन्होंने रूल्स की कोई रूल्स का हवाला वहां दिया जिस पर बाबर अवान ने खड़े होकर और वजीर कानून ने खड़े होकर वाज़ेह तौर पर यह बात कह दी थी कि आइन के तहत हमें यहाँ ऐवान के अंदर मौजूद जितने अरकान हैं उनमें से हमें सादा अक्सरियत चाहिए। और उसके बाद फिर अपोजिशन वॉकआउट कर गई। अगर अपोजिशन के पास उस वक्त कोई ठोस उसका नुक्ता मौजूद होता तो अपोजिशन उसी वक्त उसको वहां चैलेंज करती। तो मेरे ख्याल में EVM मशीन के हवाले से जो इस हवाले से अपोजिशन जो है वो अदालत में इसको चैलेंज करेगी कि इसकी तैयारी नहीं है, इलेक्शन कमीशन के अमले की इस्तेदाद कार नहीं है, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग की जरूरत है, कोई ट्रेनिंग नहीं है। आपको लगता है कि अपोजिशन के साथ साथ इलेक्शन कमीशन भी इन तमाम मामले के ऊपर फरीक बन जाएगा? जी बिल्कुल। इलेक्शन कमीशन को तो जब कोर्ट के अंदर अपोजिशन की कोई पिटीशन, कोई दरखास्त जाएगी तो कोर्ट उसके ऊपर लामहला इलेक्शन कमीशन को भी तलब करेगी और उनसे पूछेगी, उनसे भी राय ली जाएगी कि आपकी इसके ऊपर क्या राय है। लाजमी किसी ना किसी उनको तो लाजमी बुलाएगी। बड़ा फरीक इसमें इलेक्शन कमीशन है जिसमें इलेक्शन करवाना है और इस जो कानून बना है इस कानून के ऊपर अमल दरामद कराना है, इसको नाफिज ही इलेक्शन कमीशन ने करना है। हुकूमत ने तो ये करके अब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें खरीदना, ये सारा अमल जो है इसके ऊपर ये सारा काम इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। आगे अब शुरू हो गई है और अब इसके बाद इसको भी है कि अदालत ये कह दे कि आप उससे पहले जो बल्दियाती इंतखाबात होने जा रहे हैं उसमें किसी खास इलाके के अंदर इसको इस्तेमाल करके अच्छा शाहिद साहब, मुझे यहाँ पर ये बताइएगा कि हमने देखा कि जब से ये हुकूमत आई है
ऑर्डिनेंस का एक ना रुकने वाला सिलसिला हमारे सामने रहा है, या फिर मुश्तरका इजलास की सूरत में ऐसे कानून पास हो जाते हैं। आपको नहीं लगता कि मौजूदा जो हुकूमत है वो पार्लिमानी अमूर चलाने में हमें जो है उनकी जो नाअहली वो नज़र आती है, कि क्यों एक एक कानून जो है वो नहीं दिए जाते, ईवान के अंदर नहीं लाया जाता, उसके ऊपर बहस नहीं करवाई जाती, फ़कत ये हल निकाल लिया जाता है कि ऑर्डिनेंस के ज़रिए या थोप दिया जाता है या फिर मुश्तरका इजलास की सूरत में। उसमें रहा साहब ये है कि मैं क्योंकि कौमी असम्बली के हर इजलास को खुद कवर करता हूं, मैंने देखा हम्म। है कि बजट के बाद से सूरत हाल ये बनी है हम्म। कि ये जो पिछला हमारा कि अमली तौर पर कौमी असम्बली जो है वो गैर फाल हो चुकी है। हम्म। अमलन वहां ये होता है कि कोई इजलास ऐसा नहीं है एक आध के अलावा जिसमें कोरम जो है वो पूरा हुआ हो। हम्म। हर इजलास में स्टार्ट होता है, एक या दो नुकात जो एजेंडे के हैं उनको निपटाया जाता है, कोरम पॉइंट आउट होता है, हुकूमत कोरम पूरा करने में नाकाम रहती है और कोरम टूटने के बाद इजलास मुलतवी कर दिया जाता है। यहाँ तक होता है कि एक दिन इजलास होता है, फिर 2 दिन का वक्फा है, फिर एक दिन इजलास होता है। हुकूमत जो है वो सिर्फ पार्लिमानी जो दिन है वो पूरे करने के लिए के चक्कर में रहती है कि हमने जो हमारे ऊपर आनी तौर पर ड्यू है कि हमने हम्म। इतने दिन तक इजलास को चलाना है एक साल के अंदर, वो इसी चक्कर में रहती है और इसीलिए कानून साजी नहीं हो पाती। उसकी सबसे बड़ी हुकूमत के अपने जो अरकान है, क्योंकि कोरम पूरी हुकूमत की जिम्मेदारी होती है ना कि अपोजिशन की जिम्मेदारी। हम्म। को हुकूमत के अपने अरकान की ही दिलचस्पी कौमी असम्बली के अंदर नहीं है। और हम्म। आपने देखा है कि ऑर्डिनेंस आते रहे हैं, अभी तक हुकूमत जो है कोई बड़ा कानून जो है वो कौमी असम्बली के अंदर इत्तेफाक राय से हम्म। या जो एक ड्यू प्रोसेस होता है कौमी असम्बली और सेनेट का, उसके तहत मंजूर कराने में हुकूमत नहीं है। हम्म। हुकूमत हालांकि इसके ऊपर जो चीफ व्हिप हैं आमिर डोगर, उनसे मेरी एक दफा बात हुई तो उन्होंने कहा जी कि ये अपोजिशन जो है वो ऐवान को नहीं चलाना चाहती और देखें कोरम पॉइंट आउट कर देती। मैंने उनसे उस वक्त भी कहा हम्म। कि ये जिम्मेदारी असल में जो है हुकूमत की है कि उसने कोरम पूरा करना है, इजलास को चलाना है, क्योंकि इजलास बुलाती ही हुकूमत है। अगर अपोजिशन बुलाएगी तो कोरम को पूरा करेगी। हम्म। हुकूमत के पास वो जो 88 मेंबरान है वही पूरे नहीं हो हुकूमत से हो पाते और हम्म। कोरम टूट जाता है। हर दफा ये हुआ है कि सिवाय इस मुश्तरका इजलास हर हम्म। दफा, यानी बाज़ औक़ात तो ऐसा होता है कि इजलास शुरू होता है, तिलावत होती है, नात होती है, कौमी तराना होता है और कौमी तराने के बाद कोई मेंबर अपोजिशन का खड़ा होता है सॉरी, कोई सही। अपोजिशन का मेंबर खड़ा होता है और खड़ा होकर कोरम की निशानदेही कर देता है जैसे कोरम, और उसके बाद इजलास खत्म हो जाता हम्म। है। इस सूरत हाल में और बाज़ औक़ात में होता है कि हुकूमत ने एक अगर कोई खास कानून साजी करानी हो तो उसके लिए हुकूमत ने एक एक घंटा, हम्म। लिटरली एक एक घंटा जो है वो गिनती के अमल को जारी रखा और अपने अरकान को, किसी को पार्लियामेंट लाजिस से, किसी को पिंडी से और किसी को टेक्सला वाकैंड से, वहां से बुलवा बुलवा के हम्म। कोरम पूरा किया। पूरे एक घंटे के बाद गिनती का अमल पूरा एक घंटा चलता रहा। एक इजलास में ऐसे भी हो चुका है हम्म। देख, और ऐसा पार्लिमानी तारीख में कभी नहीं हुआ कि एक यानी घंटा गिनती का अमल होता अरकान खुद नहीं आते बल्कि उनको लाया जाता है, आप ये कहना चाह रहे हैं। बढ़ते हैं खैर रहा। दीगर मौजू की जानिब भी। मुझे ये बताइएगा कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ये कहते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से जो धांधली के जो रास्ते हैं वो बंद हो जाएंगे। हमने ये देखा कि डस्का इलेक्शन के हवाले से अगर हम बात करें तो वहाँ पर तो रिटर्निंग ऑफिसर गायब हो जाते हैं, वहाँ पर थैले गायब हो जाते हैं। तो अगर कल को ये कोई मशीन उठा कर ले गया तो फिर इसका हल क्या होगा? ये मैं वही कह रहा हूँ ना, वजीर आजम ने तो ये कहा है कि ये मेरी, जिस तरह मैंने क्रिकेट में न्यूट्रल अंपायर को शुरू किया था, तो हाँ। ईवीएम जो है वो न्यूट्रल की तरफ एक मेरा जो है हमारा जो है वो कदम है और अगला इलेक्शन जो है न्यूट्रल अंपायर के तहत, यानी मिसाल उनका कहने का मतलब ये है कि ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के तहत होंगे। हम्म। लेकिन दूसरी तरफ अगर आपने शहबाज शरीफ को, जो अपोजिशन लीडर को, ईवल मशीन करार दिया है कि ये एक शैतानी मशीन है जिसका मकसद जो है वो सिर्फ इलेक्शन को चुराना है। हम्म। उस उन्होंने यानी कौमी असम्बली के फ्लोर पर ये बात कही है कि ये शैतानी मशीन है हम्म। और पूरी अपोजिशन इसकी मुखालफत कर रही है और वजीर आजम इसकी ये डिस्कस इलेक्शन, इसकी हिफाजत कौन करेगा इस मशीन की, इसके अंदर कितना डाटा होगा, कितना डाटा ये सेव कर सकेगी, किस तरह ये चलेगी, इसके अंदर अगर बैटरी लगी है, बैटरी खत्म हो जाती है, वो चार्ज कैसे होगी, ये सारे सवालात हैं। फिर ये है कि इंडिया के अंदर और जो मिसालें मौजूद हैं वहाँ ये मशीनें गायब होती हैं इलेक्शन के दौरान, और जिस तरह का इंडिया और पाकिस्तान का जो हमारा यहाँ सियासी माहौल है उसमें इलेक्शन के डब्बे गायब हो जाना, प्रिजाइडिंग अफसरों को अगवा कर लिया जाना, ये कोई नई बात नहीं होगी।
तो कौन उस मशीन की हिफाजत करेगा? फिर जब हम कहते हैं, अपोजिशन का हमेशा ये इल्ज़ाम रहा है कि फौज का अमल दखल इलेक्शन के अमल से खत्म किया जाए, इंतखाबी अमल से। इस तरह तो फिर आपको वहां आर्मी पर्सन एक लगाना पड़ेगा जो उसकी हिफाजत पर खड़ा रहेगा, उस मशीन की हिफाजत पर। फिर उस मशीन के अंदर जो डाटा इकट्ठा हुआ है उसको बाद में किस तरह आगे जारी बात है, कोई चिप लगाई जाएगी हर जगह पर। इंटरनेट की सहूलत तो आपको मौजूद नहीं होगी कि साथ के साथ वो डाटा जो है वो आगे मेन नहीं, सर्वर है जो हुकूमत मेन हुकूमती वो होगा वज़रा वहाँ वफाकी इलेक्शन वज़रा कमीशन के ये पास कह रहे हैं, और पहुंचे। हुकूमत का ये बयानिया वो ये कहते हैं कि ये जो मशीन है ये बग़ैर नेट के ही चलेगी और इसकी बैटरी जो है वो बड़ी तगड़ी होगी। हमने एक सर्वर है, एक सॉफ्टवेयर है, वो उसके अंदर इंस्टॉल कर लिया। इसको ना किसी बिजली की ज़रूरत, कनेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी, ना किसी इंटरनेट की ज़रूरत पड़ेगी। खैर आगे बढ़ते हैं, अगर भारत की भी बात करें तो 25 साल की एक प्रैक्टिस है। 25 साल के बाद ही उन्होंने लम्हा ब लम्हा जो है वो इन तमाम चीज़ों को आजमाया है, फिर ही हमें ऐसी जो सूरत में है वो मिलती है। आप इन तमाम चीज़ों के ऊपर अगर हम बात करें ओवरसीज़ के हवाले से, फिर मैं पीडीएम की तहरीक के हवाले से हम बात करेंगे। ओवरसीज़ के हवाले से जिस तरह हुकूमत ये कह रही है कि हमने उनको वोट का हक़ दे दिया है, तो क्या किसी मैकेनिज़्म का भी बताया है कि किस तरह वो वोट अपना कास्ट करेंगे, क्या तरीक़ाकार होगा? देखिए, उस बिल के अंदर तो ये सारी चीजें तय कर दी गई हैं कि उसका मैकेनिज्म क्या होगा, कैसे वो वोट डालेंगे, वो ऑनलाइन होगा। लेकिन ये सारी चीजें या इंटरनेट के जरिए वो अपना वोट डालेंगे, उसकी तस्दीक का अमल भी ना किस तरह करेंगे, ये सारी चीजें उस बिल के अंदर तय कर दी गई हैं। लेकिन उसमें भी ये फिर सबसे बड़ा मामला ये होगा कि अपोजिशन उसके ऊपर भी कि उनका डाटा किस तरह यहाँ आया। अभी आपने देखा होगा, देखें ये सारा जब ओवरसीज का पूरा इंतखाबी अमल में जब वो शामिल होंगे तो वो सारा मामला नादरा देखेगा, नादरा चेक करेगा कि क्या वही वोटर है जो वोट डाल रहा है। ये देखा होगा कि कल अपोजिशन की तरफ से चेयरमैन नादरा पर इल्जाम लगाया गया है बिल्कुल। कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को डाटा दे रहे हैं जो वोटर्स हैं उनका, ताकि वो उस डाटे को अपने आइंदा इंतखाबी मुहिम के लिए, इंतखाबी जो कैंपेन होती है उसमें उसको इस्तेमाल कर इस्तेमाल सकें। कर जी सके। जी जी। अभी से उन्होंने देखें, चेयरमैन नादरा को मुतनाज़ा बनाने का सिलसिला शुरू कर दिया गया है और इसके ऊपर पीपल्स पार्टी का बयान भी आया है। एहसन इकबाल ने तो वाज़ेह तौर पर कहा है कि अगर ऐसा हुआ तो ये आइन से गद्दारी होगी और चेयरमैन नादरा का ये अमल जो होगा वो गद्दारी के मुतरादिफ होगा। तो ओवरसीज पाकिस्तानियों के वोटिंग के हवाले से नादरा जब ये सारे मामले को देख रहा होगा और उनकी तस्दीक कर रहा होगा, और ये ईवीएम के अंदर भी नादरा का किरदार एक होगा कि उनके जो थंब इम्प्रेशन है, ये सारी चीजें जो हैं उनकी तस्दीक नादरा ने ही आखिरकार करनी है। तो नादरा के ऊपर भी सवालात उठना शुरू हो गए हैं, चेयरमैन नादरा के हवाले से भी बातें सामने आने शुरू हो गई हैं। तो अपोजिशन, मेरा नहीं ख्याल कि ईवीएम को किसी तरीके भी आइंदा इलेक्शन में, जो 2023 के इलेक्शन में, उसमें इसको नाफिज होने देगी, इस पर होने देगी इस बिल के ऊपर। ये हो सकता है कि उससे अगला जो इलेक्शन है उसमें किसी तरह इस मामले को तय कर लिया जाए, मिल बैठकर। अगले इलेक्शन में मुझे ईवीएम के जरिए इलेक्शन होते नजर अगले नहीं इलेक्शन में आते आपको जनाब। ईवीएम इस्तेमाल होती हुई नज़र नहीं आ रही। मज़ीद मौज़ूआत के ऊपर भी बात करेंगे। यहाँ वक्त हुआ नाज़रीन ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद नाज़रीन प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहेंगे और हम बात करेंगे प्रोग्राम में पीडीएम की तहरीक के हवाले से। हमने ये देखा कि पीडीएम काफ़ी मुतहरिक भी नज़र आ रही है, गैर मामूली तौर पर भी आवाम की हिमायत लेना चाह रही है। महंगाई के हवाले से यकीनी तौर पर महंगाई तो है, वज़रा एतराफ़ करते हैं, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान भी एतराफ़ करते हैं। शाह साहब ये मुझे बताइएगा कि पीडीएम, हमने देखा कि जलसे तो हो रहे हैं, उसी तरह एहतजाज भी हो रहे हैं महंगाई के हवाले से। क्या लगता है कि वाकई पीडीएम जो है वो आवाम की हिमायत इस मामले के ऊपर हासिल कर सकेगी? यकीनी तौर पर आवाम को तो काफ़ी मुश्किलात हैं महंगाई के हवाले से। महंगाई की वजह से पाकिस्तान की आवाम जो है इस वक्त शदीद मुश्किलात में है, और पीडीएम के पास ये सबसे सुनहरी मौका है, क्योंकि आलमी सतह पर क्योंकि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ रही हैं, उसकी वजह से पाकिस्तान में कीमतें बढ़ रही हैं। अपोजिशन इस मामले को यूज भी करेगी और उसके साथ खड़ी भी हो जाएगी। कोई मुल्क में कोई खाने की चीज ऐसी नहीं है जो महंगी ना हुई हो, और आवाम की कुव्वत खरीद जो है उसमें 50% तक जो है वो कमी आ चुकी है पिछले ये 3 सालों के अंदर। और ये जो पिछले 1 साल के अंदर जो महंगाई की लहर, खुसूसन कोरोना वायरस की वबा के बाद जो आई है, उसको कंट्रोल करना जो है वो हुकूमत के बस की बात नहीं रही। हुकूमत ने, आपने देखा होगा कि हुकूमत एक चीज को कंट्रोल करती है, दूसरी चीज की कीमत बढ़ जाती है। चीनी की कीमत आप देख लें कि आसमान को छू रही है। अभी पिछले दिनों
उन्होंने वफाकी वजीर इत्तलात ने जो बयान दिया है कि की कीमत 43 रुपए फी किलो कम हो गई है, लेकिन आप ये तो देखें कि 86 रुपए से कीमत 150 रुपए पे गई है, और अगर उसमें 43 रुपए कमी भी आ गई है तो उसका फायदा आवाम को तो फिर भी महंगी मिल रही है। और वो जो माफिया है जिसको हुकूमत कंट्रोल नहीं कर पा रही, और हुकूमत ने बज़ाहिर ये लगता है कि इस माफिया के सामने घुटने टेक, और हुकूमत के इन घुटने टेकने की वजह से जो उसका सजा है वो गरीब आवाम को भुगतना पड़ रहा है और एक आम आदमी को भुगतना पड़ रहा है। घी की कीमतें आप देखें, बिजली की कीमतों में मुसलसल जो है वो इजाफा किया जा रहा है, गैस की कीमतें आप देख लें। इवन के हुकूमत ने 60,000 रुपए जो हमारी ये कारें बनाने वाली इंडस्ट्री है उनके लिए 60,000 रुपए उनको उन्होंने एक गाड़ी की कीमत को कम किया, हुकूमत ने उन पर टैक्स को कम किया। लेकिन ये देखें कि पिछले अभी 2 माह के अंदर उन्होंने 2 से 2.5 लाख रुपए गाड़ी की कीमत बढ़ा दी है। उतनी महंगाई की और डॉलर की कीमत जो ऊपर गई है, डॉलर की कीमत बढ़ने की आड़ में उन्होंने जो 60,000 का रिलीफ दिया था उसको भी उसके अंदर वो भी खत्म हो गया, और उससे ज्यादा जो है 2 लाख रुपए मजीद उन्होंने गाड़ी की कीमत बढ़ा दी है। इसी तरह हुकूमत ने पहले कहा कि हम ये जो शुगर मिल है ये माफिया है, फिर वहां छापे मारने शुरू किए मिलों के ऊपर, उन्होंने क्रशिंग नहीं की। वजीर आजम मजबूर हुए और शुगर मिल एसोसिएशन को अपने पास बुलाया, मुलाकात के बाद उनके साथ मामलात को तय किया, और उसके बाद वापस जाकर अब वो शुगर मिलें चली हैं। सिंध की मिलें जो 1 नवंबर को चलनी थी वो 15 नवंबर को चली है। 15 दिन का जो गैप आया है, अगर मिलें वो 1 नवंबर शुरू कर देती गन्ने की तो मुल्क में चीनी का बहरान वैसे ही खत्म हो जाता है। गवर्नेंस के हवाले से तो ये ठीक है, गवर्नेंस के हवाले से ये नुकता एक अहम है कि हुकूमत उस तरह से अपनी कारकर्दगी नहीं दिखा सकी। मगर मैं ये जानना चाहूँगा पीडीएम की तहरीक के हवाले से, हमने देखा कि सेनेट इलेक्शन यूसुफ रज़ा गिलानी की कामयाबी के बाद जब पीडीएम में दरार पड़ती है, पीपल्स पार्टी अलग हो जाती है, वो वाहिद कामयाबी है जो ईवान के अंदर पीडीएम जो है वो एक साथ होकर हासिल करती है। उसके बाद तो हमने देखा कि ईवानों के अंदर अपोजिशन को तो शिकस्त ही हुई है। हुकूमत ये बड़े पुरुम्मीद है इस चीज़ के अंदर, वो ये कहते हैं कि मार्च तक हम जो है वो महंगाई का मामला भी हल कर देंगे। फिर अपोजिशन के पास ऐसा कौन सा एजेंडा बच जाता है जिसके ऊपर वो आवाम की हिमायत हासिल कर सकेंगे? देखिए, हुकूमत के पास भी इस वक्त सिर्फ कहने के लिए तो ये बात मौजूद है कि हम मार्च तक महंगाई का जो मामला है उसको खत्म कर देंगे, लेकिन हुकूमत के पास वो कौन सी हुकूमत ये तो नहीं बता सकती कि कौन सा तरीकाकार है जिसके तहत, या कौन से कहां से पैसे आ जाएंगे कि एकदम महंगाई आलमी मार्केट के हवाले से वो बात कर रहे हैं ना कि आलमी मार्केट में जो कीमतें गिरेंगी तो इस हवाले से पाकिस्तान पे भी असरात पड़ेंगे। ये बात तो वजीर खजाना, ये जो हमारे मुशीर खजाना है, इन्होंने बजट के अंदर तय की थी कि आलमी सतह पर तेल की कीमतें नीचे आ जाएंगी और ईरान से पाबंदियां हट जाएंगी, पाकिस्तान ईरान से, और खरीदने के बाद जो है फिर हम इतने पैसे हमारे पास आ जाएंगे। ये तो आप जो है वैसे ही आपकी सोच हो सकती है, लेकिन अगर आलमी सतह पर कीमतें नीचे नहीं आती फिर क्या होगा, कीमतें मजीद ऊपर चली जाती हैं। हुकूमत को जो दूसरे मैकेनिज्म है महंगाई में कमी के, जिसमें सबसे बड़ा मामला जो है इस वक्त वो ये, इनके पास गुड गवर्नेंस नहीं है, यानी चीजें मौजूद होती हैं लेकिन वो नहीं आ पाती हैं। उसको कंट्रोल करने की जरूरत है। अपना जो इंतजामी मामलात है, इंतजामी अफसरान है, ब्यूरोक्रेसी है, उनको हिलाने जुलाने की कोशिश है। क्योंकि देखिए, एक तहसील के अंदर तो महंगाई जो है उसके ऊपर काबू पाना है, जिले के अंदर तो डिप्टी कमिश्नर ने मामलात को देखना है। इसमें आलमी सतह पर जो कीमतों में इजाफा आ रहा है वो तो तेल में हो रहा है, चीनी तो हमारी यहाँ खुद पैदा हो रही है, आटा पाकिस्तान में पैदा हो रहा है, ये तो हम बाहर से नहीं मंगवा रहे। अगर ये सारी चीजें यहाँ पैदा हो रही हैं फिर उनकी कीमतें क्यों ऊपर जा रही हैं, इसको तेल के साथ तो नहीं लिंक किया जा सकता। इसलिए हुकूमत को जो अपनी गवर्नेंस है उसको बेहतर बनाने की जरूरत है। और पीडीएम की तहरीक का जहां तक ताल्लुक है, अगर महंगाई इसी तरह बरकरार रही और तनख्वाहदार तबका जो सबसे ज्यादा इसमें पिस रहा है इस मामले में और महंगाई का शिकार हो रहा है, अगर ये इस तरह महंगाई मौजूद रही और पीडीएम ने तहरीक शुरू की तो मेरे ख्याल में अवाम बड़ी तादाद में उनके साथ शामिल हो जाएंगे और हुकूमत के लिए बड़े पैमाने पर मुश्किलात पैदा होंगी। और इन मुश्किलात अगर हुकूमत ने अभी कोई मामला तय ना किया तो ये तहरीक जो है वो हुकूमत के खात्मे का सबब भी बन सकती है। हुकूमत हो सकता है कि हुकूमत को मजबूरन यहाँ से जाना पड़े। अपोजिशन जो है वो इस वक्त पीडीएम जो है वो, जहां तक पीपल्स पार्टी और इनके अलग अलग आप कह रहे हैं कि ये अलग हो चुके हैं, वो आपकी बात दुरुस्त है। पीपल्स पार्टी मेरे ख्याल में जितना भी ये मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी इकट्ठे होकर चलें, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल जो है वो फील नहीं करते।
अब आखिरकार इनको अलग अलग ही इलेक्शन में भी जाना पड़ेगा और अलग अलग ही इनको अपनी जो है वो तहरीक चलानी पड़ेगी, अच्छा, आपने क्योंकि कहा कि इसके महंगाई के अंदर हवाले से हुकूमत आपको जाती हुई नज़र आती है, आपने तज्ज़िये के तौर पर कहा, तो वफाकी वज़रा तो बड़े पुरुमीद हैं। वो ये कहते हैं कि हम तो अब अगले इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं और अगले भी 5 साल इमरान खान के हैं। देखिए वही मैं कह रहा हूँ ना, अगला इलेक्शन अब 2023 में होने जा रहा है, तो ये 2022 जो अब शुरू होने जा रहा है, हम्म, 2022 जो होगा ये इसको इलेक्शन का साल ही समझा जाएगा। सही। इसके जो हुकूमती इकदाम होंगे वो इलेक्शन मुहिम ही होगी। अगर हुकूमत इसमें अच्छा काम कर गई, महंगाई पर कंट्रोल पा गई, तो हुकूमत की अगले इलेक्शन में सूरत हाल बेहतर होगी। हुकूमत की तमाम, मैं खास तौर पर फिर मैं दोबारा कह रहा हूँ कि अगर महंगाई को कंट्रोल ना कर सकी और हम्म। इन मामला पर काबू ना पा सकी, तो अगले इलेक्शन में हुकूमत के लिए बहुत मुश्किलात पैदा हो जाएंगी और अपोजिशन की जमातें जो हैं वो अगले इलेक्शन में बेहतर सूरत हाल में मौजूद हों। ठीक है। अच्छा, जहां तक आखिरी मौजू की जानिब बढ़ेंगे। वक्त जो है वो बिल्कुल मुख्तसर रह गया है। मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल के ऊपर क्या कहेंगे? हमने ये देखा कि भारत की जानब से एक रियासती दहशतगर्दी का सिलसिला भी जारी है। सच ऑपरेशन आए रोज़ हमारे सामने भी होते हैं और उसमें मजलूम नहाते कश्मीरियों को शहीद कर दिया जाता है। अब तो लवाहिकीन जो है वो ये दरख्वास्तें और इल्तजाएँ कर रहे हैं कि आपने हमारे जो मैयतें हैं हमारे हवाले ही कर दें, मगर भारत की जो सरकार है, मोदी सरकार है, वो टस से मस नहीं हो रही। और ना सिर्फ मोदी सरकार बल्कि आलमी दुनिया ने भी खामोशी इख्तियार की हुई है। देखें, जो भारत की हठधर्मी है और वहां पर जो भारतीय फौज 8 लाख से ज्यादा जो फौज है मकबूजा कश्मीर के अंदर, जो मजलूम कश्मीरियों पर मुजालिम कर रही है पिछले 70 साल से, और कश्मीरियों को निशाना बना रही है, उनकी लाखों की तादाद में शहादतें हुई हैं, उनकी औरतों की इस्मत दरी हुई है, उनके घरों को जलाया गया है, उनकी अमलाक को जलाया गया है। ये तमाम सूरत हाल, इसमें आलमी बरादरी को बढ़ चढ़कर अपना किरदार अदा करना चाहिए। अगर आलमी बरादरी आगे नहीं आएगी, ये दो एटॉमिक पावर्स जो पाकिस्तान और भारत हैं, इनके दरमियान जंग का खतरा खतरा है। और आपने देखा है कि कई बार ऐसा हुआ है कि मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल की वजह से दोनों मुल्कों के दरमियान कशीदगी बढ़ी है। दोनों ममालिक के पाकिस्तान ने दरमियान जो है वो हमेशा कशीदगी बड़ी है। आलमी दुनिया को अपना किरदार अदा करना होगा। सीनियर सहाफ़ी शाहिद अजमल साहब हमारे साथ वीडियो लिंक पर मौजूद थे, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।